जय हिंद फ्रेंड्स जैसे कि हमारे यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर के सेकंड पेपर में जो बिहारी से संदर्भित जो भी काव्य रचनाएं दी गई हैं, तो जैसे कि वही हम कर रहे थे और उसी के क्रम में अगर आज आपके बीच देखें तो उसका व्याख्या वाला खंड तो शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ बिंदुओं पे बात करनी थी। और उसी बिंदुओं पे बात करने के क्रम में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कवि के परिचय के संदर्भ में पूरी बातें की थी, और इसके जस्ट बाद हमने उनके काव्य में श्रृंगारिक पक्षों की बात की थी और बिहारी की काव्य संबंधी दृष्टिकोण की बात भी की थी। आगे अगर देखिए कि बिहारी की सामाजिक चेतना कैसी रही है ना, यहाँ पे अलग अलग मुद्दों पे हमें बात करनी है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो बिहारी जी के बारे में बात करें कि बिहारी जी की सामाजिक चेतना कैसी रही है। देखिए, बिहारी जी की सामाजिक चेतना की बात करें तो बिहारी की जो सामाजिक चेतना है, एक तरीके से होपफुली ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, बिहारी जी की सामाजिक चेतना। देखिए, बिहारी की सामाजिक चेतना के बारे में यही कहा जाता है कि उनके अंदर ये कहा जाता है कि कलात्मक सौंदर्य और चमत्कार तो बहुत है। मतलब इसमें कोई तो एक तरीके से तुलना भी नहीं, आप उस तरीके से कह सकते हैं जितना उनका लेखन एक तरीके से इतने छोटे वाक्यों में इतने चुस्त दुरुस्त तरीके से कोई भी बात कहना, वो तो अद्भुत ही है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन और चीजों के बारे में क्या, उतनी सामाजिक चेतना वो पैदा करते हैं, सामाजिक समस्याओं का वो निराकरण करते हैं, तो इस मुद्दे पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और फिर शुरू होता है कि समीक्षकों का राय। तो कहा जाता है कि देखिए, कलात्मक सौंदर्य की अभिव्यक्ति के बारे में तो वे जोड़ कवि हैं, कोई तोड़ नहीं निकाल सकता। कलात्मकता तो परिपूर्ण है, उनमें भरा हुआ है, चमत्कार भी है। किंतु जहां पे सामाजिक समस्या और लोक जीवन के प्रति बात आती है तो वहां पे बिहारी जो है एक तरीके से लापरवाह कह सकते हैं, या उतने चिंतित नजर नहीं आते। इनकी कविताओं में अब ये तो पहले ही क्लियर है कि कविता के तौर पे अगर इन्होंने लिखा भी तो उन्होंने कहा धन यश लाभ इन सब के लिए लेखन होता है। अब ऐसा नहीं है कि कबीर जी की तरह ये कह रहे हैं या तुलसीदास जी की तरह कि मैं लोक मंगल की साधना अवस्था के लिए लेखन का काम कर रहा हूँ, ये तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो सामाजिक समस्याओं के निराकरण या लोक जीवन के प्रति जो बेपरवाही वो नजर आती है। लोक जीवन से इनका सीधा मतलब इनडायरेक्टली तो ठीक है, कोई भी लेखन किया जाएगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ाव महसूस किया जा सकता है, तो लेकिन हम कह सकते हैं क्या कोई जुड़ाव जो है वो लोक संस्कृति, लोक ताने बाने, लोक के समस्याओं से है बिहारी जी का, तो वो चीज साफ साफ कुछ नजर नहीं आता, ये चीज है। लेकिन फिर से वापस से देखिए, बिहारी जी पे टीकाएं तो बहुत सारी रची गई और बार बार पढ़ने के बाद ही तो टीकाएं लिखी जाती हैं। तो फिर ये हुआ कि बिहारी की कई कविताएं ऐसा लगता है कि नहीं, उसमें उन्होंने अपने समाज का परिचय तो दिया है, और इतना ही नहीं किया, जब उनके टीकाएं वगैरह लिखी गई बिहारी जी की तो ये भी निकल के आता है कि नहीं, उन्होंने हर एक चीज को देखने परखने के साथ ही जो गलत चीजें थी समाज में, जो भी गलत अभिव्यक्ति थी उसका विरोध भी किया है। ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं किया है, सभी चीजों को सहज ढंग से स्वीकार कर लिया है। इसमें सबसे ज्यादा उनका देखने को मिलता है बिहारी की राजनीतिक चेतना के बारे में कि वो दरबारी कवि हैं, तो स्वाभाविक है कि दरबारी कवि हैं और धन यश लाभ ये सब तो चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए चाहिए राजाओं को आह्लादित करने के लिए कोई ना कोई उपाय, और उसके लिए उनको एक तरीके से मुक्त काव्य इस तरीके से लिखना पड़ता है जिससे वो खुश हों, तो उसके पीछे तो कारण है। लेकिन स्वाभाविक ये भी है कि वो अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा कर रहे हैं, वाहवाही बटोर रहे हैं, धन बटोर रहे हैं, लेकिन रोचक बात ये है कि उस समय मध्यकाल का समय जब पूरी तरीके से दरबारी कवि का बोलबाला था और बिहारी ने अपनी कलम राजा के पास गिरवी नहीं तब भी रखी, यानी एक रीति सिद्ध कवि थे, राजाओं को खुश करना था, तो उन्होंने चाहते तो वो किसी भी गलत चीज का विरोध नहीं करते। तो ये चीज उनके संदर्भ में कहा जाता है कि उस समय भी उन्होंने अपनी कलम गिरवी नहीं रखी, जबकि वो मध्यकाल का समय था। मध्यकाल दरबारी कवि, दरबारी संस्कृति का बोलबाला था, और उस समय विरोध करना मतलब बहुत बड़ी चीज करना। क्यों? क्योंकि बिहारी ने
अपने राजा की कमियों को भी उभारा है। यानी उसी लेखनी से उन्होंने कमियों को, आप एक चीज देखिए, जब उनकी जयसिंह से मुलाकात होती है और नहीं पराग नहीं मधुर मधु वाले में आप देखते हैं कि वो इस चीज से नहीं कतराते, चाहे तो बहुत अच्छे से खुशी से, हाँ कि आप कली के उसमें पड़े हो, क्योंकि सामने वाले राजा को वो देख रहे हैं कि वो अपने राजकाज को छोड़कर एक बस एक तरीके से वो व्यसन में डूब गए हैं, वासना के वशीभूत हो गए हैं, तो उस चीज से वो बाहर निकालने का भी काम करते हैं। और किस चीज के दम पे निकालते हैं? अपनी कलम के दम पे निकालते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो राजा को एक तरीके से चेतनशील अवस्था में लाते हैं कि आपका सामाजिक दायित्व जो है उसको निर्वहन करिए। तो एक कवि जो है, अगर अपनी कवि जो है उसके पास है क्या? उसके पास अपनी लेखनी है, और अगर वो अपनी लेखनी समाज के हित में चलाता है तो वही चीज तो प्रासंगिक होना चाहिए कि वाकई में बिहारी जी अपना जो सामाजिक एक दायरा है उसको मेंटेन करते हैं, या समाज को जो कुव्यवस्था में जा रहा है उसको सुव्यवस्था में लाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक चेतना में उनका उभार देखने को मिलता ही है। उन्होंने अपने राजा की कमियों को उभारा। एक बार उन्हें जयपुर आने पर मालूम हुआ कि जब जयसिंह किशोरी नायिका के प्रेम से विमुख हो गए हैं राजकीय दायित्वों से, तो इस स्थिति का समाधान करने के लिए ही उन्होंने एक दोहा लिखकर भेजा था, जो उसे राजनीतिक दायित्वों को याद दिलाने के लिए था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सोबंद हुआ, आगे कौन हवाल। तो अभी ये स्थिति है, आगे क्या होगा। इसी प्रकार बिहारी राजा जयसिंह की मुगल शासकों की प्रतिनीति से भी क्षुब्ध थे। जयसिंह को एक तरीके से था कि जयसिंह का समझौता मुगल शासकों से हो गया था और मुगलों के निर्देश पर वो अपने आसपास के राजाओं और सामंतों को रौट डाल रहे थे। तो बिहारी को यह नापसंद था। उन्हें लगता था कि सिर्फ मुगल शासकों को खुश करने के लिए अपने आसपास के राजाओं का हनन करना, ये तो नैतिक दृष्टि से अनुचित है। ऐसे में उन्होंने देखिए फिर बहुत बड़ी बात लिखी। तो इससे हमको लगता है कि नहीं, उनका सामाजिक दायरा और समाज को देने के लिए क्या था, वहां पे उन्होंने फिर से ये चीज लिखा कि जो है स्वार्थ सुकृत न श्रमु वृथा, स्वार्थ सुकृत न श्रमु, एक तरीके से लिखा श्रमु वृथा, देख विहंग विचार, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी परी। इसमें ये है ना कि कुछ दोहे आपको एकदम सच में मगअप कर लेने पड़ेंगे, क्योंकि बिना रटे तो फिर ये चीजें कहीं पे यूज नहीं कर पाएंगे। बाज पराए पानी परे, तू पच्छिनु, तू पच्छिनु ना मारे। अब यहाँ पे कहते हैं कि स्वार्थ सुकृत न श्रमु वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी परी, तू पच्छुन ना मार। बिहारी की सामाजिक चेतना का ये संदर्भ देख के ये लगता है कि चलो जो अनुचित है उन्होंने कहा तो सही है, चाहे वो सामंती जीवन से बाहर काम निकल कर रहे हो या कहीं ना कहीं समाज को एक तरीके से कुरीतियों से हटा रहे हो। तो इतने से उन्होंने एक तरीके से ये समझाने का कि आप इस अनुचित काम को इसलिए मत करो कि सामने वाला खुश हो रहा है। किसी के खुश होने के लिए उन्होंने जयसिंह को बताया कि किसी और के खुश होने के लिए आप मत करो, अपने सामने अपने आस पड़ोस के लोगों को ना रह दो। और इतना ही नहीं, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर भी करारी चोट की। वे धर्म के क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न आडंबरों पर भी चोट किए, जो तत्कालीन समाज में जनसाधारण को परेशान करने वाला था कि जब माला छाप तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। इससे भी बढ़ के उन्होंने पारिवारिक जीवन के बिखराव पे भी तंज कस के एक तरीके से कविता के माध्यम को बना के कि जो संयुक्त परिवार होता है उसके भीतर जो सामाजिक मर्यादाएं होती हैं, तो कभी कभी स्त्रियों को किस दशा से गुजरना पड़ता उस मर्यादा के लिए, इस आधार पे भी उन्होंने लिखा है। कहती न देवर की कुमति कुलती, कलत डराती, पंजर गात मंजर ढिंग, सुकलो सुकति साथ। यानी कभी कभी स्त्रियों को किस दशा से गुजरना पड़ता है, इनकी गहरी समझ बिहारी को थी। एक घर में देवर अपनी भाभी की प्रति एक घर में देवर अपनी भाभी के प्रति कुदृष्टि रखता है और उस महिला को परिवार की मर्यादा बनाए रखने के लिए हर क्षण कष्ट और तनाव झेलना पड़ता है। तो कितनी एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे तो बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया कि ये वाकई में समाज में होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मर्यादा की जो एक वो है परिपाटी में भाभी को ध्यान देना पड़ेगा, देवर को नहीं। उस पे उंगली नहीं उठेगी जितना इस पे उठेगी। तो बिहारी ने कितना अंदर तक जाकर इस महिला की या सामाजिक संदर्भ में उन महिलाओं की दशा को समझा कि उसको मर्यादा की भी रक्षा करनी है, अपने पतित्व दृष्टि से एक सतीत्व की भी रक्षा करनी है। अगर वो कुछ बोलती है तो फिर उसके साथ कितना गलत होता है। आगे बिहारी के काव्य में समाज में प्रचलित अंधविश्वासों पर भी पर्याप्त व्यंग किया गया है। विशेष रूप से उन्होंने ज्योतिषियों और वैदों को अपने आक्रमण का निशाना बताया है।
और उन्होंने ज्योतिष का पाखंड दिखाते हुए एक ज्योतिषी को कथा भी कह रहे हैं कि जो पहले अपने संतान के हाथ में पितुमारक योग देखकर डर जाता है और फिर जारज योग अर्थात अवैध संतान होने का योग देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। यानी एक ही है, ज्योतिष का पाखंड करने वाला पंडित एक ही है, लेकिन समय के साथ देखिए वो कैसे बदल जाता है। तो कथा कह रहे हैं कि जो पहले अपनी संतान के हाथ में पितुमारक योग देखकर डर जा रहा है, फिर जारज योग अर्थात अवैध संतान होने का योग देखकर बहुत प्रसन्न है। चित मितुमारक जोग मुनि भयो भयो सुत सोग, फिर हुलसियो जो तो होई सी समझो जारज योग। तो बिहारी के लोक पक्ष का बहुत ही ये सब एक तरीके से कह सकते हैं उनका एक अलग ही पक्ष देखने को मिलता है, जिसमें इन सभी के माध्यम से चाहे नई पराग नहीं मधुर मदर से राजा को निकालने का काम हो, स्वारस सुकृत श्रम वृथा के माध्यम से जो है आसपास के राजा को ना रौद्र डालना इसकी सलाह देना हो, या जब माला छाप तिलक सारो न एको काम, यानी एक सामाजिक संदर्भ में सामाजिक कुरीतियों पे सामाजिक एक तरीके से करारी चोट करना हो, या कहती न देवर की कुमति, यानी एक तरीके से भाभी के अपने पति सतीत्व की रक्षा के साथ ही मान मर्यादाओं का ख्याल रखने के लिए जो एक तरीके से जिस गाय बगाए रास्ते पे चलना पड़ता है, तो वो उसकी द्वंदात्मक स्थिति का प्रस्तुतिकरण, ये सब कुछ एक तरीके से देखा जाए तो बिहारी जी द्वारा सामाजिक चेतना में या सामाजिक सहयोग के ही रूप में इनको देखा जाना चाहिए। तो बिहारी की लोक पक्ष के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संदर्भ ये भी जुड़ जाता है कि उनकी कविता के नायक और नायिका राजसी वर्ग से नहीं बल्कि साधारण मध्य वर्ग से हैं। आदिकाल के दरबारी काव्य में राजा और रानी ही नायक नायिका बन पाते थे, भक्त काल में भी ईश्वर या ईश्वर के प्रतिनिधि ही नायक हो पाते थे। बिहारी का काव्य चेतना में चाहे दरबारी हो पर उसके नायक एवं नायिका मध्य वर्ग के युग और युवक मतलब युवक और युवतियां मध्य वर्ग के ही हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित दोहे में जो ज्येष्ठाएं दिखाई गई वे साधारण वर्ग के नायक नायिका के लिए ही स्वाभाविक हो सकती हैं। राशि वर्ग के नायक नायिकाओं को इन परिस्थितियों से नहीं जूझना पड़ता, जैसे कहट नटत रीजत खींचत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनों से। आगे की इन उदाहरणों के बावजूद ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बिहारी से सही में ऐसे भी प्रसंग संख्या में ज्यादा नहीं है, मतलब लोक चेतना का निर्वहन करने वाले हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो वो कविता समाज बदलने का नहीं बल्कि रस में डुबाने का भी माध्यम है। यानी तंत्र नाद कवि तरस तरस राग रति इंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सबंग, यानी जीवन में मनोरंजन जरूरी है, और मनोरंजन जरूरी है तो एक कवि का कवि धर्मिता भी है कि मनोरंजन देना है। तो सामाजिक चेतना सामाजिक सहयोग तो देना वो तो है, सामाजिक चेतना का परिचायक तो कुछ चीजें हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि मूलतः किस लिए है। तो भाई कवित्व का एक रचनाकार यही कहेगा कि वो तो सारस राग रतिरंग के लिए है ना, तो समाज में एक रस में डुबाने की बात करने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिहारी मूलतः नागर कवि है और अपनी नागरता पर गर्व करते हुए नागर एक तरीके से नगर धर्मिता यानी नगर में शहर में टाइप में रहने वाले, और उन्होंने कहीं कहीं ग्रामीण समाज का मजाक तक उड़ाया। एक दोहे में ऐसा कहा भी है कि ग्रामीण जीवन में उनकी रुचि सिर्फ ग्रामीण युवतियों के सौंदर्य में, किंतु उन्हें भी वे गंवार कहने से बाज नहीं आते। अच्छा, यहाँ भी एक समझने वाली बात है कि वो नागर संस्कृति से बिलोंग कर रहे हैं और तंज किस पे कस रहे हैं, एक तरीके से ग्रामीण संस्कृतियों की महिलाओं पे, लेकिन वो अगर उन पे रीझ भी रहे हैं तो उनकी सौंदर्य पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरीके से ये भी व्यक्त किया कि ग्रामीण जीवन में जो सौंदर्य है युवतियों का वे बहुत ही ज्यादा है, लेकिन वो गंवार भी कहने का तो वो एक अलग ही अपना वो कहने का रहता है कि गदराने तन गोरटी एम्पन आड़ी लीलार हठियो दे इठलाई दे दृग करे गवारी सुमारी। स्पष्ट कि बाहरी का काव्य ओवरऑल देखा जाए तो सामाजिक चेतना से पूर्ण तो है, इतना नहीं कह सकते कि बिल्कुल वंचित है उससे। शायद दरबारी जीवन के भीतर संभव भी नहीं था कि पूर्ण रूप से वो एक तरीके से सामाजिक सुधार में ही लग जाते। उनको आखिर किस लिए वहां पे किया गया था, रस उत्पन्न करने के लिए ना, वो पूर्ण रूप से सामाजिक सुधार का समर्थन नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जो अलग अलग माध्यम से करने का काम या जो भी चीजें नीति विरुद्ध थी उन चीजों पे रोक लगाने का काम अपने कविता के माध्यम से या जय सिंह को पटरी पे लाना, तो ये सब ठीक है, इससे कहीं ना कहीं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए लोगों को प्रेरित करने का ही काम है। हाँ, तो यही है, सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के लिए सुविधाओं को लात मार सके इस संदर्भ में बिहारी की सामाजिक चेतना को समझा जा सकता है। ये मतलब आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते ये तुलसी जी तरह कबीरदास जी की तरह है, क्योंकि ये तो पहले ही क्लियर कर दिया गया है इनके द्वारा। दूसरी बात ये है कि और भी चीजों पे किन मुद्दों पे हमें बात करनी है, तो यहाँ पे अगर देखें
तो बिहारी के परिचय से बात हो गई, बिहारी काव्य संबंधी दृष्टिकोण, बिहारी के काव्य में श्रृंगार पक्षों पे, सामाजिक चेतना पे बात हुई, बिहारी की भक्ति भावना है, बिहारी का काव्य शिल्प है। तो इन पे कर करके एक एक चीजों पे हमें बात करनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ से जोड़ लेते हैं। हाँ, देखिए बिहारी की काव्य शिल्प की बात, तो बिहारी के काव्य शिल्प की काव्य बिहारी सजग शिल्प के कवि हैं, वो उन कवियों में नहीं जिनके लिए कविता प्रगतिशील विचारों या आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो। वे तो एक ऐसे कवियों में शुमार हैं जो कि मानते हैं कि हाँ, अगर अच्छी कविता लिखी जा रही है, और कविता भी कहाँ पे लिखी जा रही है, दरबार में लिखी जा रही हो, तो हम हर एक व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। तो एक लेखक है तो कहीं ना कहीं वो अगर पूरी तरीके से ये सोचे कि नहीं हम समाज के सुधार के लिए लिख रहे हैं, फिर ये उसका पालन पोषण कैसे होगा। आपने देखा होगा कि पूरे साहित्य जगत में बहुत से ऐसे कविकार रहे हैं जो पूरे जीवन पर्यंत देखा जाए उन्होंने समाज को बहुत देने का काम किया। इवन आप निराला की सरोज स्मृति को पढ़ सकिए, तो निराला की सरोज स्मृति में भी उस शोक गीत में जब पुत्री को पिता लिख रहे हैं तो उनके आंसू छलकते नहीं रुक रहे हैं कि अभावग्रस्त जीवन मुझे जीना पड़ा। और वो निराला जो कि हिंदी साहित्य संसार में अपने आप में एक अमिट छाप छोड़ने वाले हैं, अगर वो अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनको धन की एक अव्यवस्था का शिकार होना पड़ता है, तो वो सबसे बड़ी बात यही है कि बिहारी का कथन यहाँ पे देखिए कि जीविकोपार्जन के लिए अगर हमको धन का, यश का, लाभ का ये उपलब्ध हो रहा है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम बिना रोजगार के कर रहे हैं चीजों को। तो ये कह रहे हैं कि उन कवियों में जिनके लिए कविता रोजगार है, सीधी बात है, कविता इनके लिए रोजगार है, और कविता पर मिलने वाली वाहवाही पुरस्कार राशि इनके लिए जीवन कविता का लक्ष्य है। दरबारी माहौल के भीतर शिल्प की चमक दमक का अपना महत्व होता है। यूं तो रीतिकालीन में ज्यादातर कवियों के बारे में कहा जाए तो ये चमक को साधने में लगे हैं, किंतु ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि इस क्षेत्र में बिहारी का मुकाबला कोई कवि कर भी नहीं सकता। अब वो हर एक स्तर पे होता है, क्योंकि काव्य शिल्प को किसी एक स्तर पे नहीं देखा जाता है, कई स्तरों पे देखा जाता है कि उन्होंने काव्य रूप कैसे किया है, उनकी भाषाई शक्ति के बारे में किया जाए तो भाषा कैसा है, उनकी बिंब योजना की बात की जाए तो उनकी बिंब योजना कैसी है ना। तो ये तमाम चीजों पे भी बात की जाती है, काव्य भाषा पे, दूसरा भाषा, ये बिंब योजना पे बात करनी होगी। इनके अलावा भी रस, छंद, अलंकार, योजना, इन सारी चीजों पे एक एक करके बात करनी है। तो इससे लगे कि हाँ, तो देखिए काव्य रूप के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो एक एक मुद्दे पे बात करते हैं बीच में हम। देखिए यहाँ पे बिहारी का काव्य बना देते हैं और एक एक चीजों पे बात करते हैं, जैसे इनकी भाषा, भाषा के साथ इनका काव्य रूप, काव्य रूप के साथ इनकी बिंब योजना की बात, इनकी अलंकारिकता। तो मतलब आपको ये ध्यान हो जाएगा कि हाँ हमें इन पक्षों पे भी तैयार करना है, ऐसे और भी एक एक करके हम देखते हैं कि इनकी काव्य रूप की बात। तो ये जो काव्य रूप था इनका एक तरीके से लिखने का, तो वो तो मुक्तक थे, यानी लिखना जो था, तो एक तरीके से बिहारी मुक्तक रचना वाले कवि हैं। यूं तो रीतिकाल का माहौल प्रबंध के अनुकूल नहीं है, वो तो मुक्तक के लिए ही स्थितियां जुटाता है, क्योंकि वही चीज बताए थे कि जो भी धैर्यहीन रसिकों को जो आनंद चाहिए वो छोटे छोटे मुक्तकों से ही साधा जा सकता है। तो फिर इन्होंने लिख दिया उसी में बिहारी सस्सई, और बिहारी सस्सई वाकई में छोटे छोटे उसमें बहुत बड़े घाव करने वाले थे, 713 दोहे। तो खास बात ये कि इसमें आमतौर पर सिर्फ दोहा छंद अपनाया गया, और जो भी लघु छंद में ही एक तरीके से चमत्कार उत्पन्न करने के लिए लिखा गया है। और ये वाकई में कलात्मक विन्यास इतना अप्रतिम है, इतना अभूतपूर्व, अतुलनीय है कि जिसकी कल्पना और कोई कर ही नहीं सकता। इस तरीके से लेखन खासकर हिंदी साहित्य जगत में अभी तक का देखने को बिहारी की दोहों के बारे में उनके संदर्भ में मिलता है। लेकिन भाषा के संदर्भ में बात करें तो क्या मतलब, क्योंकि भाषाई स्तर पे तो काफी जितने भी हिंदी साहित्य जगत के कवि हैं एक से बढ़ के एक है। फिर इन्होंने एक चीज तो पता चला कि बिहारी के छंद छोटे छोटे थे, है ना, बहुत बड़े छंद नहीं होते थे, लघु छंद आमतौर पे अपनाए जाते थे। पर भाषाई संदर्भ में बात करें कि बिहारी जी के काव्य भाषा में तो वो ब्रज है, किंतु वो शुद्ध ब्रज भाषा भी नहीं है। ब्रज भाषा के अंदर भी अगर देखेंगे तो पूर्वी और बुंदेलखंडी भी प्रयोग में शामिल में देखने को मिलता है।
तो एक कह नहीं सकते कि ब्रज में भी अगर करें तो शुद्ध ब्रज है, नहीं, थोड़ा सा मेल मिलाप और भी चीजों का है ना, इस तरीके से बनाया गया कि सभी को समझ में आए। तो शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है, उन्होंने ब्रज भाषा के भीतर बहुत से पूर्वी और बुंदेलखंडी चीजों को अपनाया है, जैसे क्रिया के लीन, दीन और कीन जैसे प्रयोग पूर्वी हिंदी से प्रभावित है, और छाओ जैसे प्रयोग बुंदेलखंडी से। बिहारी की जो ब्रज भाषा की सबसे बड़ी शक्ति है शब्दों की तरास। जो तरासा है ना, जैसे कहत, नटत, रीजत, खीजत, तो शब्दों का जो तरास है वो ब्रज भाषा भक्तिकाल के अंतिम दौर में ही संगीतात्मकता और साहित्यिक परिष्करण जैसे तत्वों से युक्त हो चुका था। बिहारी ने इसे रीतिकालीन अलंकरण और चमत्कार पूर्वक भंगिमाओं में अच्छी तरह ढालकर सशक्त बनाया है। यानी थे तो पहले ही, लेकिन जैसे हमारे पास साधन तो उपलब्ध हो, लेकिन साधन को साध्य की प्राप्ति के लिए हमको किस प्रकार योज में लाना, वो चीजें ना पता हो तो नहीं सार्थक हो सकती सिद्ध। तो ये चीजें, कला जो थी वो कला थी बिहारी के पास। अब साहित्यिक परिष्करण हेतु जिस तरीके से लघु छंदों का उन्होंने यूज किया है, ये तो भक्ति काल के अंतिम दौर में था, बस उसको चमत्कारिक बना के प्रसंग करना, और ये कहत, नटत, रीजत, खीजत का हो या बात या छमकी छमकी टहले करे, तो वो वर्ण योजना, वो तरास, वो चमत्कार उत्पन्न करना, वो सब कला जो था ये बिहारी जी में था। तो वाकई में उन्होंने बहुत अद्भुत तरीके से लिख दिया। और इसलिए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ये कहते भी हैं कि ध्वनात्मकता और व्याकरणिक दोनों स्तर पे कविता के आभासिक तरास रीतिकालीन मनोवृत्ति और मुगलकालीन कला की बारीक पसंदी के समानांतर चलती है। इस संदर्भ में बिहारी को रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि कहे तो कोई बात ही नहीं है। तो बिहारी की भाषा तो खास हुई ना इस तरीके से, तो उसकी चमत्कारिकता। और बिहारी की भाषा की एक और खास बात है, इसमें व्याकरणिक व्यवस्था ठीक ही रखी गई, यानी जो द्विवेदी काल में जो सुधार की बात हुई थी कि व्याकरण की दृष्टि से सब चीजें गलत लिखी जा रही थी, लेकिन यहाँ पे व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो वो ठीक है। मध्यकाल में कवियों का व्याकरण विरुद्ध प्रयोग करना, शब्दों को तोड़ना मड़ोड़ना, वाक्य रचना को बेढंग कर देना सामान्य बातें थी। ऐसे में बिहारी पर भी आरोप है कि उन्होंने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, किंतु सच यह है कि उनकी भाषा समानता व्याकरण के अनुकूल है। शुक्ल जी ने स्वयं लिखा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना इनका व्यवस्थित है, और शब्दों के रूपों का व्यवहार भी एक निश्चित प्रणाली पे, और इस पे मोहर लगा दिया है शुक्ल जी ने। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। तो मतलब इनके बारे में ये कहा गया कि भाषाई स्तर पे भी चमत्कारिकता भी है, और जो व्याकरणिक स्तर पे अशुद्धियों की बात होती है वो नहीं है, बल्कि व्यवस्थित व्याकरण का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से इनकी रचना अपने आप में भाषाई स्तर पे भी सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाएगी। रही बात बिंबात्मक की, तो बिंबात्मक के लिए सबसे अच्छा आप कहत, नटत, रीजत, खीजत में आपको खुद लगेगा कि जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे लग रहा है सामने वो चीजें हो रही हैं। तो बिंब आधुनिक समीक्षा का प्रतिमान माना जाता है, जिसकी चर्चा फ्लिंट जैसे पश्चिमी साहित्यिक चिंतकों ने की है। हिंदी में इसे चित्र भाषा भी कहा जाता है, यानी बिंब को जो है, बिंब योजना को एक तरीके से चित्र भाषा कहा जाता है। और इसके प्रयोग के बारे में किसका नाम लिया था? फ्लिंट का नाम लिया था, फ्लिंट। अब निम्नलिखित दोहा उनकी बिंब योजना का ही चमत्कारिक रूप देखने को मिलता ही है, वो तो पहले ही जस्ट बताया। जब लेखक किसी बड़े विषय का वर्णन सूक्ष्मता के साथ करता है तो पाठक के मन के भीतर छवियां निर्मित होने लगती है। ये छवियां सिर्फ दृश्य तक सीमित हो ऐसा नहीं है, हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर ये छवियां सक्रिय हो सकती हैं, कभी रूप के स्तर पे, कभी रस, कभी गंध, कभी स्वाद या स्पर्श के स्तर पे। तो बिहारी काव्य शास्त्रीय उपादानों की सजग प्रयोगता है। काव्य शिल्प को साधने की चेष्टा उनकी हर कविता में नजर आती है, था स्वाभाविक है कि बिंब चमत्कार भी उनकी कविताओं में पूरी धार के साथ मौजूद है। ज्ञातव्य कि बिहारी जिस संस्कृत काव्य शास्त्र का आधार मानकर चल रहे उसमें बिंब का कोई स्पष्ट धारणा मौजूद नहीं था। इसके बावजूद कोई भी सजग कभी यह समझता है कि कविता सिर्फ मस्तिष्क तक पहुंचे तो प्रभाव शून्य होती है। इसका प्रभाव तभी सघन होता है जब वह पाठक के भीतर ऐन्द्रिक चित्रों की श्रृंखला निर्मित कर दे, पाठक की सारी चेतनता जो है उस समय ऐसी स्थिति आ जाए, कुछ जागृत अवस्था में हो। तो बिहारी के काव्य में बिंब कदम कदम पर नजर आते हैं। कहत, नटत, रीजत, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे मौन में करत है नैनन ही सुबात। इस दोहे में सिर्फ एक स्थिर चित्र नहीं है, चिंबो की जो चित्र है जैसा लग रहा है चल रहा है, तो जिसका आस्वादन एक छोटे से चलचित्र को देख लेने जैसा है। पहले वाक्य में ही नायक नायिका की 7 क्रमिक हाव भाव का जिस तरह उन्होंने वर्णन किया वो स्वाभाविक है। तो बिहारी के काव्य में बिंबों की सघन उपस्थिति के कुछ निश्चित कारण है। पहला कारण ये है कि वे दरबारी माहौल के कवि हैं। वाहवाही लूटना है तो वाहवाही लूटने के लिए सघन प्रभाव सूक्ष्म और निर्मल विचारों से नहीं बल्कि आंखों में तय जाने वाली बिंबों से पैदा होता है। यही कारण है कि बिहारी अमूर्त से अमूर्त भाव को भी चित्र की भाषा में सजा देना चाहते हैं।
जैसे तकनीक भाषा में उनका एक चीज ये भी कहा जाता है कि ये सब जो लेखन है उपलक्षित बिंब है, उपलक्षित बिंब। और निम्नलिखित दोहा ऐसा ही एक उदाहरण है, इसमें बिहारी ने अपने काव्य और कला प्रयोजन को स्पष्ट किया है, किंतु अमूर्त से विचार भी बेहद मूर्त होकर व्यक्त हुआ है। तंत्रनाद कवि तरस सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब संग। तो बिहारी की बिंब योजना की सफलता का दूसरा कारण है अनुभाव विधान का उनकी कविता में केंद्र में होना। विभाव के नहीं अनुभव के कवि हैं ही, चूंकि वो ये बताया गया, चूंकि वो मुक्तक रचते हैं सिर्फ 48 मात्राओं के छंद से छंद में चमत्कार की श्रेष्ठी कर देना चाहते, इसलिए संभव है कि वे आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव को स्पष्ट करें, परिस्थितियों का निर्माण करें, रोमांच पैदा करें। इनके अलावा एक चीज ये भी है, और भी एग्जाम्पल ने तो बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौ करे भवन हंसे दिन कहे नट जाए। मतलब वही घुमा फिरा के बहुत ढेर सारे आपको नहीं याद करने हैं। एक काम हम और भी करेंगे कि इसमें जितनी भी ये है पंक्तियां जो हमको याद करनी है उनको एक जगह पे कलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये सारी दोहें जितने भी हैं उनको बार बार बीच बीच में मगअप करते रहना है, तो फिर इससे लगेगा कि हाँ आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर है। जैसे बतरस लालच लाल वाली हो गई, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी काल अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवाल। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बिहारी की बिंब मुख्यतः दृश्य बिंब है, किंतु कई स्थानों पर उन्होंने श्रव्य और गंध बिंबों का भी यूज किया है। उदाहरण के लिए रड़ित भृंग घंटावली झरत धान मधुनीर। कुल मिलाकर कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हिंदी के जिन कवियों ने बिंब क्षमता को उच्चतम स्वर तक साधा है उनमें बिहारी सर्वश्रेष्ठ है। उनके बिंब रीतिकाल की चमक दमक और उत्सव धर्मिता माहौल को पाठक की आंखों में हूबहू उतार देते हैं। बिंब क्षमता की दृष्टि यदि कोई कभी उनसे मुकाबला कर भी सकता तो सूर और निराला जैसे महाकवि ही कर सकते, शेष कोई नहीं। सूरदास का भ्रमर गीत सार अगर आप देखें कितनी बारीकी से सूरदास जी ने कहा है। निराला का देखिए कुकुरमुत्ता में जिस तरीके से उन्होंने किया, राम की शक्ति पूजा का अद्भुत वर्णन है, तो अपने आप में ये सब अलग ही लेवल का है। और यहाँ पे अलंकारिकता की बात करें तो अलंकारिकता में भी देखें तो बिहारी अलंकारों की दृष्टि भी बहुत ही सजग कवि रहे हैं, क्योंकि दो अलंकारों में भी अगर देखें तो शब्दालंकार हो शब्दा या अर्था दोनों की बात करें तो दोनों दृष्टि पे बहुत सारे चमत्कारिक प्रयोग किए हैं। झमकी झमकी टहले करे जैसे सुंदर अनुप्रास भी रचे हैं, और बाकी कहत नटत त्रिजत खिजत में ही देख लीजिए अंतिम बेंच की आकृति से अनुप्रास गढ़ दिया है। उनके शब्दालंकारों में भी सबसे ज्यादा घनत्व श्लेष अलंकार का है। श्लेष यानी परत दर परत एक ही चीज का अर्थ उकेड़ देना। सटीक प्रयोग उन्होंने किया अपने दोहे में, समाहार क्षमता और अर्थ जो है वो भी लिए हुए हैं, तो अर्थों के साथ है। जैसे चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिया वृषभानु जा वो हलदर के बीर। तो ऐसा लग रहा है बिहारी ने अलंकार का भी प्रभावशाली उपयोग किया है। उनके बहुत से दोहों में एक शब्द की 2 3 3 3 4 4 तक की आवृत्ति है। फिर अर्थालंकारों में भी बिहारी ने अपनी क्षमताओं का अनूठा परिचय दिया है, और कहीं कहीं उन्होंने बिना सीधी बात कह नियुक्त के माध्यम से पूरी बात कह दी है। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल। इस तरह का विरोधाभास भी देखने को मिलता है। या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो उज्जवल होए। तो ये कुछ चीजें हैं कि मतलब इसके माध्यम से ये दिखाया गया है कि उनकी अलंकारिकता की बात करें तो अलंकारिकता की योजना की बात करें तो वो भी कहीं से भी कम नहीं दिखती है। बाकी ससई परंपरा में बिहारी ससई के स्थान की बात करें तो देखिए ओवरऑल बिहारी साहित्य परंपरा में भी साहित्यिक रचनाओं के संख्या मूलक नामकरण की प्रवृत्ति में आरंभ से ही देखिए बिहारी जी का नाम तो अपने आप में एक अलग ही लेवल का रहा है। तो जैसे आरंभ में ही दिखाई देती है कि उनके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे बेताल पचीसी सिंहासन उद्धव शतक। इसी तरह की रचनाओं में एक विस्तृत रचना ससई भी है जो संस्कृत सप्तशती शब्द का तद्भव रूप है। संस्कृत में गोवर्धनाचार्य ने आर्या सप्तशती की रचना की और प्राकृत में राजा हाल सातवाहन ने गाथा सप्तशती या गाहा ससई की। इन रचनाओं के प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी ससई परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ से ये बताया गया कि ससई परंपरा आया कैसे। इससे पहले ये हुआ कि श्रेय जो जाता है ससई परंपरा जो शुरू हुई है उसका श्रेय तो तुलसीदास जी को जाता है। अब तुलसी ससई के रचयिता महाकवि तुलसीदास को प्राप्त है। मध्यकाल में लिखी गई कुछ अन्य प्रमुख ससई रचनाएं हैं, जैसे वृंद ससई,
अब देखिए सतसई करके बहुत सारी है, लेकिन बिहारी की सतसई तो अलग ही है। बिहारी सतसई है, भूपति सतसई करके है, एक रहीम सतसई करके है, मतीराम सतसई करके है। तो सतसई परंपरा में बिहारी सतसई को निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। इसका प्रमाण यह है कि बिहारी सतसई की रचना के बाद इसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ती गई कि धीरे धीरे सतसई संज्ञा बिहारी सतसई के लिए ही रूढ़ हो गया। यह प्रसिद्ध लोक कथन सतसई के इसी महत्व को प्रमाणित करता है। सतसैया के दोहरे, ये बहुत बड़ी बात है कि जो ये चीज बोला है कि सतसैया सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, ज्यों नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, और घाव करे गंभीर। तो सतसई परंपरा में बिहारी सतसई की सर्वश्रेष्ठ जो रचना है एक तरीके से, तो पहला कारण ये है कि सतसैया किसी एक विषय को लेकर चली है। वहां बिहारी सतसई में चमत्कार पैदा कर देने वाला विषय विविध है। जहाँ बृंद सतसई केवल नीति परक दोहे का है, रहीम सतसई भक्ति और नीति से संबंधित है, वहीं बिहारी सतसई में श्रृंगार को केंद्रीयता के साथ और भी चीजों को ध्यान में रखा गया। राजनीति चिंता है, सामाजिक व्यवस्था है, सब पे व्यंग भी है। तो मतलब एक तरीके से जो इनका बिहारी सतसई का वो जो रचना है, चौतरफा मुद्दों को भी उठा रहा है, किसी एक चीज पे केंद्रित नहीं है। तो बिहारी सतसई की उत्कृष्टता का दूसरा कारण ये है कि यह शिल्प की दृष्टि से भी बाकी सतसइयों पर भारी पड़ता है। ब्रज भाषा में सूरदास जी ने जो संगीतात्मकता और तन्मयता पैदा की, उसे पूर्णता तक बिहारी ने ही पहुंचाया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि उर्दू शायरी में जो सादगी का चमत्कार मिलता है, उसी को टक्कर देता हुआ चमत्कार बिहारी ने शब्दों की तराश यहाँ भी पैदा कर दी है। बाकी भाषा की समाहार क्षमता, शब्दों का बहुलार्थी प्रयोग, अनुभाव विधान की बारीकी, अलंकार का चमत्कारी प्रयोग और बिंबों की मर्मस्पर्शी योजना, ये सभी विशेषताएं शिल्प की दृष्टि से इस सतसई परंपरा में देखने को मिल जाती है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी। बाकी यहाँ से आप देखेंगे तो फिर व्याख्या खंड शुरू हो जाता है। तो व्याख्या खंड हम नेक्स्ट वाले से कराएंगे, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो व्याख्या खंड में भी अभी 100 पद है ना। तो मेरे इन दो आज और इसके पहले और जस्ट एक वीडियो, 2 वीडियो में मैंने पूरे परिचय और जो भी और विभिन्न बिंदुओं पे उनकी काव्य शिल्प और अन्य बिंदुओं पे बात करने थे, जिसे प्रश्न टाइप में बन सकते हैं, उन सारे मुद्दों पे बात कर लिया है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको व्याख्या करवानी है। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हिंदी और प्राइड करके ये है, हिंदी और प्राइड टेलीग्राम, यहाँ जुड़े और उसके डिस्कशन ग्रुप में जरूर जुड़े। और यहाँ पे डिस्कशन में आप लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट करिए, चीज़ों को रखिए। कौन मतलब एक अपना खुद का बनाइए कि कैसे हिंदी साहित्य को आप लेके चल रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं या कुछ उसके बारे में जान भी रहे हैं। तो ये सब थोड़ा करिए, है ना, कंट्रीब्यूट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।